Hello friends, I am Shatrughan. Welcome to my tutorial. I hope you are doing well. Today I will discuss about reflection of light. प्रकाश का अपवर्तन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दो माध्यमों को अलग करने वाली तल जो प्लेन होती है उस पर अगर नॉर्मली लंबवत गिरे तो सीधे निकल जाती है, लेकिन अगर उसको तिरछी उस पे आपतित हो, उस प्लेन पे तिरछी यानी इंक्लाइन पड़े, इंक्लाइन उस पे पड़े तो वो अपनी मूल्य दिशा से यानी जो उस डायरेक्शन में वो जो मूव कर रहा था लाइट, वो अपनी मूल्य दिशा से विचलित हो जाती है। यानी जो नॉर्मल है उससे या तो दूर भागती है या नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। तो इसमें इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जैसे कहा जाए, देखिए आइए हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे ये पी क्यू आपका है, ये आपका पी क्यू, ये है आपका आपतित किरण इंसिडेंट रे, और ये यहाँ से आई और यहाँ तक है ना, ये हो गया आपका हवा। हवा किस बोलते हैं? विरल माध्यम। वही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है तो ये विरल माध्यम हो गया। और नीचे है वाटर, इसको बोलते हैं संघन माध्यम। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहले माध्यम को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो विरल माध्यम होता है, जो विरल माध्यम होता है और जो संघन माध्यम होता है, इसमें यही अंतर होता है कि विरल माध्यम का डेंसिटी कम होता है सघन माध्यम से। ठीक है, जो रेयरर मीडियम होता है वो उसका डेंसिटी कम होता है डेंसर मीडियम से। ठीक है दोस्त, तो देखिए आइए हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं कि जब पी क्यू इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और एक मीडियम से और ए बी बीच का तल है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम को अलग कर रहा है, तो इस तल पे जब पढ़ के और आगे निकलती है तो वो, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि जब रेयरर मीडियम से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यहाँ पे दोस्त क्या होता है, जो रिफ्रेक्टेड रे है, जो तल के बाद क्या करती है रे, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पे जो आई है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और जो नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड रे के बीच में, इस रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल यानी अपवर्तन कोण। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि किसको क्या बोलते हैं और किस तरीके से इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए अब आगे का पॉइंट इसका देखते हैं कि क्या होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब यानी नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। ठीक है दोस्त, वही जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो वो की नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, सिंपली ये समझ लीजिए। और जब कहा जाए कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी जब किरण, तो वो क्या होता है, जो लंब होता है, अभिलंब होता है नॉर्मल, उससे दूर भागती है। तो ये यहाँ पे दो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब किरण संघन माध्यम से, जब किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है दोस्त, ये आपको समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं हम लोग कि अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए, जो किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है उनके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह बिना झुके के सीधे निकल जाती है। कहने का मतलब कि जब भी नॉर्मली पड़ती है कोई भी रे तो वो बिना उसके डायरेक्शन में परिवर्तन हुए वो सीधे निकल जाती है, इसका मतलब यही हुआ। अब आइए हम लोग ये समझ लिए कि अपवर्तन किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं रिफ्रैक्शन का लॉ होता है, उसको समझते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन का दो लॉ होता है, यानी अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आइए यहाँ देखते हैं कौन कौन सा होते हैं। देखिए दोस्त, पहला होते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं।
ठीक है दोस्त, तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल तल में होते हैं। ठीक है दोस्त, दूसरा लॉ है इसका कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब जो साइन थीटा लेते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। यानी नियतांक के मतलब दोस्त कांस्टेंट होता है। ठीक है, नियतांक के मतलब कांस्टेंट होता है। दो माध्यमों का आपतन कोण की ज्या, दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन थीटा तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और देखिए ये इस नियतांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। और देखिए कांस्टेंट को म्यू से डिनोट करते हैं और इस म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं क्या होता है। साइन आई बटा साइन आर, जो हम लोग का इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल है, दोनों में हम लोग साइन ले लें, साइन के साथ लिखे तो उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू। म्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इस पूरा फॉर्मूला को बोलते हैं स्नेल्स नियम, स्नेल्स का नियम, स्नेल्स लॉ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे समझते हैं स्नेल्स लॉ को, कि जैसे म्यू को हम लोग बोले कि कांस्टेंट है, तो आइए समझते हैं कि म्यू क्या होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। एक माध्यम के कंपेयर दूसरे माध्यम को, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, यानी अपवर्तनांक कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यदि पहले माध्यम को 1 तथा दूसरे माध्यम को 2 प्रदर्शित किया जाए तो अपवर्तनांक को μ12 से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उसमें था कि एयर और वाटर, जैसे इंसिडेंट और एयर में इंसिडेंट एंगल बन रहा है और वाटर में रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है, तो आई आर, तो μ12 इक्वल टू साइन आई बटे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर लिख सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स का नियम। ठीक है, और इसको एक मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है दोस्त, तो आइए आगे समझते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब 3 मीडियम लेते हैं और 3 मीडियम के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। देखिए यदि तीन यदि यदि 3 माध्यम 1 2 3 लिया जाए, यानी 3 मीडियम लें, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीपल जो होता है वो होता है 1। अब इसको कैसे लिखेंगे दोस्त, जैसे μ12 है तो μ1 बाई μ2 लिखेंगे, इंटू μ23 है तो μ2 बाई μ3 लिखेंगे, इंटू μ3 बाई μ1 लिखेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए इसका वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका जो वैल्यू है 1 आ जाएगा। अब आइए आगे समझते हैं हम लोग कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग लिए कि मीडियम 1 जो है एयर है, मीडियम 2 जल है एंड मीडियम 3 ग्लास है। तो इसका तीनों का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आप निकाल सकते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसको समझेंगे कि किस तरीके से इसको निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि म्यू डब्ल्यू जी इक्वल टू, इस फॉर्मूला को इतना लिख सकते हैं 1 बाई म्यू ए डब्ल्यू इंटू म्यू जी ए, और यहाँ पे म्यू जी ए को लिख सकते हैं 1 बाई म्यू ए जी, जैसे आगे जी है तो पहले ए आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें पुट करेंगे तो म्यू डब्ल्यू जी इक्वल टू म्यू ए जी डिवाइडेड बाई म्यू ए डब्ल्यू आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं आगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कहने का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में होता है तब आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है दोस्त, कहने का मतलब कि आपतन कोण जो जब भी कोई, पहले हम लोग इससे पहले क्या देखे, हम लोग इससे पहले देखे कि एक एयर था और एक वाटर था। इसमें क्या होगा, एक वैक्यूम रहेगा, एक दूसरा कोई भी मीडियम ले लीजिए, चाहे वाटर लीजिए, चाहे एयर लीजिए, चाहे ग्लास लीजिए, कोई भी मीडियम ले सकते हैं।
चाहे तारपीन का वाइल लीजिए। तो यदि वही कह रहा है, यदि प्रकाश का अपवर्तनांक निर्वात से किसी माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की जया यानी साइन और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को क्या बोलते हैं? अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से। जैसे अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है, जैसे अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है दोस्त, और डिवाइडेड बाई माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, यहाँ कांच हो सकता है, वाटर हो सकता है ना, एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखे तो म्यू इक्वल टू सी वी बाई सी एम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। मतलब कहने का कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। तथा सेकंड पॉइंट है वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान कम होता है। ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब अगर इसको बोला जाए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ और अपवर्तनांक एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? कि जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। तो इस तरीके से इस पॉइंट को समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रकाश में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। आइए आगे समझते हैं कि इसमें देखिए, इसमें वही लिखा हुआ है कि जब लाल रंग का अपवर्तनांक कम है तो इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, ठीक है, वेवलेंथ। और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो इसका वेवलेंथ कम होता है, देखिए, ठीक है दोस्त। तो आइए आगे समझते हैं हम लोग। और एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है दोस्त। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, ठीक है। ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। आइए आगे हम लोग समझते हैं कि कुछ घटनाएं घटती है, उसको समझते हैं। जैसे प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण घटने वाली घटनाएं क्या क्या होती है। फर्स्ट है रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा, पानी से भरे किसी बर्तन की तल्ली पर पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, यह भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये दो एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट है जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त कि क्रांतिक कोण जो है आपका क्या होता है, ये समझ लेते हैं हम लोग कि जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, आर्क का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इंसिडेंट एंगल को क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए, क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है दोस्त। आइए आगे समझते हैं इसका फिगर के द्वारा। तो इसको हम लोग अगर फिगर के द्वारा समझें कि जब भी रे जो चलेगा ना, ये संघन माध्यम से चलेगा, डेंसर मीडियम से चलेगा और कहाँ जाएगा, रेयरर मीडियम में। तो जब भी जैसे 90 डिग्री आर का वैल्यू हो जाएगा, आर का वैल्यू जो है 90 डिग्री हो जाएगा, तो जो इंसिडेंट एंगल होगा तो वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है दोस्त, ठीक है, वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। तो ये आप आई होप समझ गए होंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है। आइए आगे समझते हैं हम लोग। तो आगे है कि स्नेल्स लॉ होता है साइन आर बाई साइन आई, जिसे साइन आर क्या है, वो है रिफ्लेक्टिव एंगल एंड साइन आई की सी क्या है, इंसिडेंट एंगल। तो इसका हम लोग अगर क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो साइन सी इजकल टू 1 बाई म्यू हो जाता है। म्यू क्या होता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम लेंगे। अब आइए आगे हम लोग समझते हैं। एंगल सी क्रांतिक कोण होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, एंड म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल मी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लोग समझते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और इसको अच्छे तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.52 और क्रांतिक कोण इसका 41.1 होता है। पानी का 1.33 और इसका 48.5 होता है। फ्लिंट कांच का 1.65 और इसका क्रांतिक कोण 374 होता है। और हीरा का 2.42 और इसका क्रांतिक क्रिटिकल एंगल जो होता है 24.4 डिग्री होता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है दोस्त, तो ये आपका आज का लेक्चर रहा और इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको इसी तरीके से करते रहेंगे। आप कमेंट में बताइए कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके तरीके से हम लोग कुछ चेंज करेंगे या। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हम लोग इसी तरह आपको वीडियो बना कर लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।